सभी सखियों सहेलियों को, सभी श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और ये बहारों का मौसम जो है वो बहुत, आज देखिए कितनी बारिश हो रही थी ना। सब जगह कहाँ हो रही है? सब जगह नहीं हो रही, बस हम अपनी यहाँ की बात कर लेते हैं। गर्मी भी बेइंतहा थी, तो इससे ये पता चलता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो उसके बाद बारिश हो जाती है। और ये जो है ना, खास तौर से ये जब कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होते हैं, बल्कि यूं कहें कि जब अपने साथियों के साथ मिल बैठते हैं तो और भी बहुत सारी चीजों की बहारें आ जाती हैं। जैसे कि हम कहीं घूमने आज चलेंगे, आज का दिन जो है गुरुवार, तो हम घूमने चलेंगे और वहाँ चलेंगे माथेरान। और इसके साथ साथ जो और विषय है उसको लेकर हमारे साथी ने खुद लिखा है कि शामिल होने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। गंगूबाई हंगल के बारे में आज जानकारी मिलेगी, साथ साथ घूमने चलेंगे, सौंफ के फायदे गिनेंगे, बाद में इसे स्मृति की तरह जहन में निरंतर बसा लेंगे। तो अब देखो कितने विषय आ गए। क्या बात है रेणु जी, इन्होंने तो सारे विषय शामिल कर लिए हैं। तो बता दो, पता नहीं क्या क्या है, जहन तो नहीं है कहीं? नहीं, जहन तो बिल्कुल नहीं है। इन्होंने जहन तो आएगा, लेकिन हाँ, ये सारी बातों के लिए, यानी कि आज हम बात करेंगे स्मृतियों का क्या प्रभाव है, वहीं सौंफ के गुण, और पर्यटन स्थल में हम माथेरान की बात करेंगे, और सखी विशेष में शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल जी के बारे में हम बात करेंगे। तो क्योंकि बारे में तो भाई जितनी बात की जाए ना उतनी कम है। बिल्कुल क्योंकि ऐसी विदुषी गायिका डॉक्टर गंगूबाई हंगल, जिन्होंने संगीत के प्रति बहुत योगदान उन्होंने जो दिया, उसके लिए जाहिर है कि बहुत सारे सम्मान मिले उन्हें। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका और ख्याल गायकी इनकी खास पहचान है। वैसे तो वो भजन और ठुमरी भी उन्होंने गाया, लेकिन ख्याल गायकी में उनका कोई सानी नहीं है। इतनी लगन से और डूब के गाया कि एक तरह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया और किराना घराना की अनमोल विरासत को बरकरार रखा। बिल्कुल। और जो उनकी गायकी की जो परंपरा थी उसको वो मानने वाली थी, उस घराने की, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाली गंगूबाई हंगल ने जो स्त्री और पुरुष के भेद को और अन्य जातियों के समस्याओं को पार कर, मतलब उन्होंने किसी में भेद नहीं किया, वे संघर्षों का डटकर मुकाबला भी करती रही और अपने संगीत के प्रति भी समर्पित रही। कहना यह है कि रेणु जी, वो कितनी भी उनके समस्याएं आती रही जीवन में, लेकिन वो उन संघर्षों से वो घबराई नहीं, अपनी संगीत साधना में निरंतर वो लगी रही। और कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती थी कि उन्हें भूखे रहकर भी गुजारा करना पड़ता था, लेकिन वे बिल्कुल भी नहीं होती थी और अपनी संगीत साधना में वो संलग्न रहती थी। बहुत बड़ी बात है कि भूख से संघर्ष करने के बाद भी अपनी संगीत ऐसी वो लगी रही, रमी रही कि उन्होंने संगीत को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया, योगदान दिया और आधे से अधिक सदी तक इस जो अपना योगदान है उसको जारी रखा, क्योंकि उनके अंदर संगीत के सुरों की मशाल जो जल रही थी। और उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई, ये उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष का ही परिणाम। बिल्कुल रेणु जी, बिना मेहनत और लगन के तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर ये गुण बनाकर रखने चाहिए। और इसी तरह गंगूबाई हंगल के बारे में हम बात करेंगे कि गंगूबाई हंगल का जन्म जो है वो 5 मार्च सन 1913 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ। और आपके पिता का नाम चिक्कू राव नादिगर और इनकी माता का नाम था, ये लोग जो परिवार से संबंध रखते हैं, यानी कि केवट परिवार में आपका जन्म हुआ। और उनकी माता का नाम अम्बाबाई था, जो कि स्वयं ख्याति प्राप्त कर्नाटक संगीत की गायिका थी। जाहिर है ये कर्नाटक की थी तो कर्नाटक गायकी में वो सिद्धहस्त थी। और गंगूबाई के जीवन में, जैसा कि हमने पहले ही कहा, कि बहुत संघर्ष थे। और वो कहते हैं ना कि व्यक्ति तप कर ही सोने जैसा चमकता है, वो भी निखरी। और इधर वे मुश्किलों से घिरी रहती और दूसरी तरफ उनकी संगीत जो था ना, कि जो बात थी, जो सीख रही थी, लोग उसका मजाक भी बनाते थे। और लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी और भी जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारे और भी जो प्रतिबंधनाएं होती हैं ना, उन सब का भी उन्हें बहुत सामना करना पड़ा, जिस कहना चाहिए कि स्तर पे वो रह रही थी। और जाहिर है कि अगर पैसे की कमी होना तो फिर तो कोई भी मजाक बनाता है। ऐसे में इस तरह से कठिन तप करना वाकई बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी, गाती रही।
और फिर क्योंकि बाद में तो बहुत ख़राब तरीके से लोग उन्हें कहते थे, गाने वाली कहकर बुलाते थे, लेकिन क्योंकि उस समय हमारी महिलाएं, हमारी बहनें गाती नहीं थीं, लोगों को इसमें मतलब बुरी दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अंधेरी रात के बाद ही तो उजाला होता है ना मंजरी। बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी। और कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन जिस प्रतिभा को सबके समक्ष आना होता है, उसे कोई मतलब उसके बेड़ियां भी नहीं रोक पाती हैं, ताने भी नहीं जकड़ पाते हैं। बस मन में विश्वास हो और मेहनत हो तो कोई भी गंगूबाई हंगल के जैसा एक अच्छा सा महान व्यक्ति बन सकता है। बिल्कुल, संगीत के प्रति लगाव, और अक्सर वो ग्रामोफोन पर उस्ताद अब्दुल करीम खां का गायन सुनने के लिए सड़क पर दौड़ पड़ती थीं और उस आवाज़ की नकल करने की कोशिश करती थीं। और जब उनकी माँ ने अपनी बेटी को संगीत के प्रति इस तरह से समर्पित देखा तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अपनी पुत्री को अच्छे गुरु से विधिवत शिक्षा दिलवाएंगी, क्योंकि वे और गंगूबाई की दादी कमलाबाई दोनों ही अपने ज़माने में कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका थीं। अम्बाबाई को सुनने संगीत के बड़े बड़े महारथी आया करते थे। इस तरह गंगूबाई के परिवार में संगीत स्वर लहरियां फिजाओं में फैली हुई थी। बिल्कुल, गंगूबाई ने अपनी प्राथमिक शिक्षा के साथ ही संगीत भी वो सीखती रही। उनका बचपन का नाम गांधारी था। उनका एक किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है रेणु जी, कि वे गांधारी के नाम से विख्यात हो रही थी, और जिस संगीत कंपनी ने उनको लिया था तो उनको ये था कि आजकल ये नाम जो है वो चलेगा नहीं, गांधारी तो आजकल लोग बाइयों वाले नाम पसंद करते, उसके रिकॉर्ड खरीदते हैं, तो उन्होंने उनका नाम ही बदल दिया। तो इस तरह उनका नाम बदल कर गंगूबाई हंगल कर दिया, और इसी नाम से वो बाद में बहुत प्रसिद्ध हो गई। और मंझले कद की जो गंगूबाई थी, उनकी आवाज़ इतनी वजनदार और दमदार ठहरी हुई थी कि एक एक स्वर को वो जब वो अच्छा लगा, कान पे हाथ रख कर तान खींचती थी तो ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने आसमान को भेद दिया हो, इतना गजब का वो गाती थी। जी, गंगूबाई के गुरु एच कृष्णामूर्ति जैसे दिग्गज संगीतज्ञ और किराना घराने के उस्ताद सवाई गंधर्व रहे, जिनसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली। और अपने गुरु सवाई गंधर्व की एक प्रेरणादायक बात कही थी उनके गुरु ने, कि उनके गुरु ने सिखाया था कि जिस तरह से एक कंजूस अपने पैसों के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह सुर का इस्तेमाल करो, ताकि श्रोता राग की हर बारीकियों के महत्व को बहुत संजीदगी से समझ सकें। यानी कि बहुत थोड़ा थोड़ा और बहुत संभल कर खर्च करो। खर्च करना कहना चाहिए, या यूं कहे उसका प्रदर्शन करो, ताकि उसका पूरा आनंद ले सके श्रोता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, और उसका पूरा इन्होंने पालन भी किया। बिल्कुल, इस बात से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए रेणु जी, है ना। और संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गंगूबाई कंदोल स्थित अपने गुरु के घर जाने के लिए वो करीब 30 किलोमीटर की यात्रा वो ट्रेन से किया करती थी, और फिर बाद में वो पैदल जाती थी। इस तरह से पूरा दिन उनका बीत जाता था। कितनी साधना और मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ संगीत की शिक्षा ग्रहण की। गंगूबाई हंगल को भैरव, आसावरी, तोड़ी, भीम पलासी, पुरिया, धनश्री, मारवा, केदार और चंद्रकौस रागों की गायकी के लिए काफ़ी तारीफें मिला करती थी, और गंगूबाई हंगल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने संगीत के पथ पर अटल रहकर अपने लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में जगह भी बना ली। मंजरी, ऐसा करते हैं कि अभी तो और भी इनके बारे में लग रहा है कि और बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें साझा करना है, तो एक गीत सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल। की गुलाब जूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरवाल गाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज गल गल कुंज कुंज, गुन गुन भारों की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, गेट की
चंपक बन फूले केतकी गुलाब जूही चंपक बन चंपक बन फूले केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपनों कंत गोरी गरवा लगाए झुलना में बैठ आज पी के संग झूले पी के संग झूले केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी चित चुराए हंसत जाए चित चुराए हंसत जाए चोरी कर सिर झुकाए शीस झुके चल चल लट गालन को छूले गालन को छूले केतकी गुलाब केतकी गुलाब जो तो हम लोगों ने कितना संगीत का कमाल जी कितना प्यारा ये गीत था। और हम लोग बात कर रहे थे गंगूबाई हंगल जी के बारे में। तो गंगूबाई हंगल का मात्र 16 वर्ष की कम उम्र में ही विवाह हो गया था। उनके पति जो थे वो वकालत करते थे और उनका नाम गुरुराव कोवालगी था। गंगूबाई के 2 बेटे और 1 बेटी हुए। विवाह के मात्र 4 साल बाद ही आपके पति का जो था वो देहांत हो गया और एक बार फिर उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिल्कुल जाहिर है अब उनके ऊपर भाई बच्चों की भी जिम्मेदारी थी और उनके लिए उन्होंने गहने घर सब सामान बेचना पड़ा उन्हें। और कुछ वर्षों के बाद ही उनकी बेटी का जो बड़ी उम्र की थी उनको भी कुछ ऐसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया और देहांत हो गया। और फिर तो क्या कहना चाहिए, इसके आगे तो कोई दुख, सब दुख छोटे हैं, ये बहुत बड़ा दुख था। और वो खुद भी इस रोग से उबर कर ठीक हुई थी। सन 1945 के बाद उन्होंने उपशास्त्रीय शैली में गाना बंद कर दिया, केवल शुद्ध शास्त्रीय शैली में रागों को ही गाती थी। और कर्नाटक विश्वविद्यालय और अन्य 3 विश्वविद्यालयों की तरफ से उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। और भारतीय संगीत में वे शायद अकेली ही ऐसी कलाकार थी जिन्हें कई प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों द्वारा उनकी स्वर यात्रा के योगदानों के लिए सम्मानित किया गया था। बिल्कुल मंजरी, ये इसलिए हाँ यहाँ पर संख्या बताई जा सकती है कि 9 प्रधानमंत्री और 5 राष्ट्रपति के। जी, ये वाली बात इसलिए है क्योंकि इतने अधिक उन्हें सम्मान प्राप्त हुए और अलग अलग समय में, ये बहुत बड़ी बात जी है। और सन 1962 में कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला और सन 1971 में पद्म भूषण, सन 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 96 में, फिर 97 में दीनानाथ प्रतिष्ठान पुरस्कार, 98 में माणिक रत्न मिला आपको। बिल्कुल। और 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित हुई वे और इसके साथ ही तानसेन अवार्ड भी उन्हें मिला। डॉक्टर गंगूबाई हंगल की आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू जो मेरे जीवन का संगीत शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई और उसमें उन्होंने बहुत सारे बचपन की किस्से और बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें लिखी थी। और उसमें एक किस्सा है कि उनकी परदादी का नाम गंगवा था और इनके पुरखे जो हैं यानी कि इनके जो पुश्तैनी परिवार के लोग थे वो हंगल के रहने वाले थे। सो तखल्लुस हंगल हो गया या यूं कहें कि उनका उपनाम जो है हंगल हो गया। दादा नारगुंड की छोटी सी रियासत के मुंसिफ थे। नारगुंड के राजा श्री बाबा साहेब के साथ गंगूबाई के परदादा भी जाहिर है उस समय जो माहौल था अंग्रेजों के विरोध में थे, क्रांतिकारी थे और उन्होंने फिर बगावत की। जब सिपाही ने उन्हें पीछा किया
तो फिर वो कहीं छुप गए और ऐसे छुपे कि बाद तक उनका कहीं पता नहीं चला छुपे कि क्या हुआ। और जब इस तरह से उनके परदादा नहीं रहे तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि बात ख़त्म हो गई। उनकी परदादी ने घोड़े की जीन कसी और नारगुंड से हंगल आ गई और यहीं बस कर रह गईं। तो ऐसी थी उनकी परदादी और छुटपन से ही वो परदादी से साहस भरे किस्से सुनकर बड़ी हुई और रोमांच से भर उठती थी, ऐसा उन्होंने लिखा है पुस्तक में। बिल्कुल। और तकरीबन अधिक से अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल कई वर्षों तक कर्नाटक विश्वविद्यालय में संगीत की प्राचार्य भी रही। और जब वे गंगूबाई 7 वर्ष की थी, हम उस समय की बात कर रहे हैं, उनके गुरु नामी कवि श्री D.R. बेंद्रे थे। बाद में लंबे समय तक वे उनसे जुड़ी रहीं और इस तरह से उनकी यात्रा जो थी वो 21 जुलाई सन 2009 को उनके हृदय गति रुक जाने के कारण वो इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि कलाकार कभी जाता नहीं है, वो हम लोग के बीच अपने गीतों से रहता है। बिल्कुल, हम उनकी गायकी सुनते हैं, उन्हें याद करते हैं और ऐसा लगता है कि हम उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग कोई एक रेणु जी गीत सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल। तो भाई ये जो गीत है बड़ा शोक चंचल सा गीत, हमने किस फिल्म से लिया? ये हमने लिया था पारसमणि से लिया था। और देखिए वो गीत इतना प्यार मौसम के हिसाब से तुमने ले लिया ना? जी जी, मौसम के हिसाब से मैंने लिया, थोड़ा सा बदल दिया मौसम। और क्योंकि घूमने भी चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, और क्योंकि घूमने का तो सभी का मन करता है और मेरा तो आजकल बहुत करता है कि कहीं घूमा, लेकिन लेकिन रेणु जी कहीं जा नहीं सकते ना आजकल, ये हम अपने दोस्तों को यहीं से घुमा देते हैं
हैं और ले चलते हैं हिल स्टेशन माथेरान। जी बिल्कुल, हरी भरी प्रकृति का आनंद वहाँ लिया जाएगा और हमारे साथ सभी चल रहे हैं हिल स्टेशन माथेरान की ओर, जो मुंबई से करीब मात्र 110 किलोमीटर के आसपास रायगढ़ जिले में मौजूद घूमने की बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और करजत तहसील के अंदर आने वाला ये भारत का सबसे छोटा सा हिल स्टेशन है। हाँ, ये बहुत छोटा सा है। हम बता दें आपको कि माथेरान का शाब्दिक अर्थ जो है वो माथे यानी पर्वत पर स्थित, माथे यानी पर्वत जी, और पर्वत के ऊपर स्थित अरण्य जी, माथेरान, अरण्य के लिए रान हो गया। और सबसे खास बात यह है कि पर्वत के ऊपर एक जंगल हो, सोचिए कितनी बढ़िया बात है। और ख़ास बात यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होने के कारण ये पूरा जो है ना स्थित जो एरिया है एक स्वचालित वाहन जो है ना मुक्त हिल स्टेशन है। ये कह सकते हैं कि एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ कोई वाहन नहीं जाता। बिल्कुल। और यहाँ जाने के लिए आपको यानी कि थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी पहले से कार आदि ये सब छोड़नी पड़ती है, आपको खड़ी कर दी जाती है और वहाँ कोई भी वाहन ले जाना मना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको पर्यावरण प्रदूषण करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, आप कर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। वहाँ पर हवा शुद्ध है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी, शोर वाली जिंदगी जो है उससे आप दूर जा सकते हैं और सुकून के पल यहाँ गुजार सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जाना है तो आप उसके लिए खास तैयारी करके जाएं, क्योंकि बता ही दिया रेनू जी ने कि यहाँ पे आप गाड़ी वाड़ी नहीं ले जा सकते, तो पैदल चलना है तो आप अपने कहाँ से, मुंबई से पैदल नहीं कहाँ तक जाती ये तो बताओ। ये तो भाई मुंबई से चलती, वो अभी हम बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि मुंबई और पुणे से इसकी दूरी क्या है। वो करीब 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है और समुद्र तल से जो 90 से 120 किलोमीटर। जी, मुंबई से तो हमने पहले ये हमने पुणे से बताई है। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, हम जब जाते हैं ना कहीं घूमने तो दिखता है लिखा, तो वो करीब 800 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। और छोटे से हिल स्टेशन की खोज भी तो किसी ने की है, रेनू जी बताइए किसने की है। भाई 1850 में ठाणे जिले के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे ह्यू पॉइंटमेल्ट ने की थी। और उस समय के गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने इस हिल स्टेशन की आधारशिला रखी और माथेरान हिल रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है ना वो सन 1907 में सर आदनजी पार्थिभोई ने किया थी। और घने जंगलों के विशाल इलाके में जब ये रेलवे मार्ग जो है वो है, उसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर की है। और एक टॉय ट्रेन जिसे कहते हैं खिलौने जैसी छोटी सी ट्रेन जब पहाड़ियों में जाती तो बहुत सुंदर लगती है और आप ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं। वहाँ पे धीमी गति से चलती है ये गाड़ी और प्रकृति के, पहाड़ों के, घाटी के बहुत सुंदर मनोरम दृश्य वहाँ पर रेनू जी देखने को मिलते हैं। अब ये सोचेंगे कि भाई टॉय ट्रेन है तो फिर कैसे नहीं वो प्रदूषण होगा, लेकिन नहीं होता है उसमें होता है लेकिन कम होता है। और एक बात ये है कि ये बहुत धीमी गति की चलती है और इसमें बैठने का बिल्कुल अलग आनंद है। जैसा कि नाम ही है कि बिल्कुल खिलौने वाली ट्रेन है, तो आपको लगेगा कि आप खिलौना खेल रहे हैं। माथेरान जाने के लिए अगर मुंबई से आप जा रहे हैं, नेरल सबसे पास का स्टेशन है। माथेरान शहर के केंद्र में एक नैरो गेज रेलवे स्टेशन है। नेरल से आप टॉय ट्रेन का टिकट लेकर माथेरान जा सकते हैं। और मुंबई और पुणे और सूरत से आप सड़क मार्ग से भी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। पैदल और बग्गी घोड़े द्वारा जाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप मुंबई से और पुणे से आप कार के द्वारा जा सकते हैं, लेकिन कार आपको एक जगह छोड़नी है। और उसके बाद जैसे कि है कि आप पैदल बग्गी घोड़े के द्वारा जा सकते हैं। और यहाँ पर मानसून के मौसम में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती तब यहाँ पर जाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि भाई बारिश होती तो पहाड़ियाँ जो होती हैं वो खिसकने का डर रहता है, इस वजह से घाटियों में बहुत कोहरा हो जाता है। और ये जो है ना हवा में जो तैरते हुए बादल हैं, कब आपको छू कर निकल जाएंगे इसका एहसास वैसे तो बहुत खुशी देता है, लेकिन जब बहुत घना कोहरा होता है तो बहुत दिक्कत भी हो जाती है। जी, लेकिन उसका आनंद भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। और भीगे भीगे मौसम में और ठंड के मौसम में घूमने का मजा तो दुगना हो जाता है। और आपको जाना है तो एक अच्छे मौसम में जाइए। गर्मियों में भी जाते हैं तो वहाँ तो हिल स्टेशन तो आपको और मजा आएगा। बस बहुत ज्यादा बारिश होती तब थोड़ा सा नहीं जाया जाता है। माथेरान में प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए कुछ बहुत व्यू पॉइंट्स भी हैं वहाँ पर, जहाँ से आप वादियों में फैली सुंदरता को अपनी आंखों में बसा सकते हैं। और आंखों के साथ साथ रेनू जी कैमरे में तो बसाते हैं ना, सेल्फी लेते हैं क्योंकि माउंट बेरी है, शार्लॉट लेक भी है यहाँ पर जो बहुत लोगों को आकर्षित करती है।
माउंट बेरी से नेरल से आती हुई ट्रेन का दृश्य देखा जा सकता है और शॉर्लोट लेक जो है यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती है। लेक की दाईं ओर पीसरनाथ का प्राचीन मंदिर है और वहीं बाईं ओर 2 पिकनिक स्पॉट हैं, लुइस पॉइंट और इको पॉइंट है। और इसके साथ साथ हनीमून पॉइंट पर रस्सी के द्वारा घाटी को पार करने का साहसिक और रोमांच से भरे सफर का अनुभव भी लिया जा सकता है। और इसके अलावा अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग पॉइंट, लिटिल चौक पॉइंट, वन ट्री हिल पॉइंट, ओलंपिया रेस कोर्स है यहाँ पर, लार्ड्स पॉइंट है, सेसिल और पैनोरमा पॉइंट भी हैं। अनेक स्थानों पर आप जा करके वहाँ की प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और जो प्रकृति प्रेमी होते हैं उनके लिए तो भाई ये जगह जो है वो स्वर्ग से कम नहीं है। खूब जाके आप हरी भरी वादियों को देखिए और बड़ा मजा आता है। और रेणु जी, जब बादल आते हैं ना उड़ते हुए, तो और जब मुंह पे टकराते हैं तो वो जो ठंडा एहसास होता है तो उसका तो बहुत ही मजा आ जाता है। सच बात है जी। उसका मजा बहुत आराम से आप ले सकते हैं। और पैनोरामा पॉइंट में से जो है सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत अद्भुत होता है। वन ट्री, हाई पाइन, मंकी, पोर्क्यूपाइन, सनसेट पॉइंट, रामबाग जैसे तुमने पॉइंट बताया, ये सब दर्शनीय है। माथेरान स्टेशन से अंदर आकर अनेक ठहरने की धर्मशालाएं आदि तो रहती हैं। अब जब आप घूमने जाते हैं तो वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे खाने के सामान भी वहाँ मिलते हैं। वहाँ बहुत सारे बंदर भी बहुत हैं। बिल्कुल। तो भाई आप खाने की तो बात हो गई, साथ में बंदर भी याद आ जाते हैं। और बड़ी संख्या में वन्य प्राणी भी पाए जाते हैं और परेशान तो थोड़ा करते हैं, लेकिन घूमने का यही मजा है। सर्दियों का मौसम यहाँ पर खूब सर्द हो जाता है। गर्मियों में जाने में अलग शीतलता का एहसास होता है। यानी कि हर मौसम में आप इसका आनंद ले सकते हैं। बस जैसा तुमने पहले कहा कि बारिश बहुत हो तो आप नहीं जाना चाहिए, और टॉय ट्रेन भी बंद हो जाती है तो ज्यादा चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पर जो एक पार्क है बच्चों के लिए, वो पेमास्टर पार्क है बच्चों को, वो बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। और चारलोट झील वहाँ की बहुत लोकप्रिय है, उसका भी लोग आनंद लेते हैं। और जब उसमें पक्षी आ जाते हैं तो उसका तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। और जब भी रेणु जी इस हिल स्टेशन पे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने कपड़े कैसे ले जाएं, अटैची कैसे ले पैक करें, कम से कम मतलब कम से कम आप ठहर सकते हैं क्या? बिल्कुल, वहाँ पे ठहरने के लिए होटल है, लॉज है, ये सब है। और आप अपनी, महंगे भी हैं सस्ते भी हैं, तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से वहाँ पर ठहरिए। और साथ में आप जो स्लीपर पहनने के लिए ले जाते हैं वो बहुत ध्यान रखिए कि फ्लैट लेके जाएं, क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा। क्योंकि एक किस्सा है रेणु जी, एक बार ऐसा हुआ कि जूता पहन के जाए तो नहीं, जूता तो कंफर्टेबल रहता है ना, उसमें हील थोड़ी ना होगी, फ्लैट होगी। और लेकिन हाँ ये है कि बहुत कीचड़ आदि लग जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जैसा कह रही हैं कि हाँ आपकी हील वाली चप्पल ना हो तो बेहतर है, क्योंकि चलना बहुत है तो आप फिर मजा खो देंगे। फिर बाद में यही होगा कि चप्पल आपने अपनी उंगली में लटका लें जी। क्योंकि एक बार एक ऐसे किस्सा हो गया था, एक लोग गए थे तो मालूम पड़ा उनके साथ बहुत सारे ग्रुप था लड़के लड़कियों का, तो वो लोग पूरी फैमिली गई थी, तो हील व्हील पहन के गए और जब पॉइंट पे पहुंच के जब लौटने लगे तो अब उन्हें चला ना जाए लड़कियों को, तो ये हुआ कि भाई कैसे जाएं। तो उनको दूसरे कपल थे, उन्होंने सुझाव दिया कि आप लोग जो है चप्पलें हाथ में ले लीजिए और अंताक्षरी खेलते हुए चलते तो रास्ता अच्छे से पार हो जाएगा। तो उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने चप्पल हाथ में ले ली और मजे से गाने गाते हुए अंताक्षरी खेलते हुए लोग आ गए, रास्ता पार हो गया। तो बाद में वो लड़के जो बच्चे थे उन्होंने उन कपल का थैंक्स बोला कि आप नहीं होते तो आज हम लोग का ये सफर बहुत मुश्किलों में रहा था। वैसे तो पता नहीं कैसे लोगों ने इस बात को क्यों नहीं समझा। और वहाँ पर चलो खाने पीने की बात है, जब आप बहुत थक जाएं तो खाने पीने के, जैसे हमने पहले भी कहा कि सब चीज़ों के हैं स्टॉल होते हैं, हर तरह के खाने मिल जाते हैं, चाहे पंजाबी हो, मुगलाई हो, महाराष्ट्रियन हो, डोसा, दक्षिण भारतीय, सब तरीके की चीज़ें मिलेंगी, चाट भी मिलेगी आपको। तो इस तरह से आप पूरा आनंद ले सकते हैं। और सजावटी सामान आदि भी मिलते हैं, ताकि अपनी कुछ उपहार आदि आप खरीदना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको प्रकृति पसंद हो या न पसंद हो, ऑक्सीजन भरपूर वहाँ पर है और प्रदूषण मुक्त स्थान है, तो पूरा आनंद ले। ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं है, तो बड़े सुंदर वातावरण में आप आनंद लीजिए और खुश रहिए। और हम लोग हवाओं में चलते हैं, कुछ बिनी बिनी सी।
तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। रुक ना पाऊं मैं, हिचकी आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, हिचकी आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हो 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 हो। आहा हा। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। दिल में तेरे, दिल की धड़कन, आँख में तेरी आँख का जादू। लब पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, ओ हो हो, लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आहा हा, हो हो क्या
क्या बात है, क्या बात है। प्यार पुकारे लेकिन याद रहे तब ना। अब याद रहेगा ना, क्योंकि हवाओं में गए, घूमे फिरे, तो वहाँ की कुछ हमारी यादें भी तो हमसे जुड़ गई ना। मतलब फिर स्मृतियों का प्रभाव बात करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं? गाना सुनो और हवाओं में उड़ो और फिर सब भूल जाओ। नहीं, भूलना नहीं है ये, इसी को लपेट कर ले आओ बस। बिल्कुल, इसे तो याद करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि क्या होता है कि जब जन्म हम लेते हैं, तो जन्म से लेकर आज तक, और कल की, आज जो जन्म जब हम लेते हैं, तो हमारा जो आज है वो कल की स्मृतियों में बदल जाता है। और जो बात हो चुकी है उसे जब याद किया जाए, स्मरण किया जाए, तो वो ही स्मृति कहलाती है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बताइए कैसा है? ये तो है, लेकिन स्मृति अर्थात याद, याद अर्थात भूली बिसरी बातों को स्मृति पटल पर अंकित हुए देखना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मानव मस्तिष्क में उभरती परिदृश्य को निहारना या देखना। दरअसल यादें जहां में सुकून देती हैं, चाहे वो यादें दुख भरी हों या सुख भरी, दोनों यादों में सुकून मिलता है। दुख जो बीत गया, सुख जो अभी वर्तमान में है, उसका आनंद ले रहे हैं। इसलिए दोनों परिस्थितियों में यादें सुखद अनुभव देती हैं। जैसे कभी कभी दर्द भी मरहम का काम करता है। वाह, बिल्कुल, क्या बात, क्या बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ। नहीं, वो हम समझ गए। क्यों तुम? अच्छा, मैं क्यों नहीं कह सकती? ये बता, तुम कैसे समझ? नहीं, क्योंकि आपकी नजरें जो थी ना वो दूसरी तरफ थी। तो आप नहीं है, हमारा दिल लगा हुआ अपने श्रोताओं से, तो अच्छा, शायद तुमने वो समझा होगा। नहीं, आप उन श्रोताओं की यादों को हमसे साझा कर रही थी। तो ये मुझे बता दिया था क्या? नहीं, हम समझ गए। हम मन की बात कर रहे हैं, यादों की बात कर रहे हैं, तो समझ गए। और क्या होता है कि बीते हुए दिनों की यादें ताजी हो जाती हैं, जब मस्तिष्क पर वो गहरी छाप छोड़ जाती हैं, और वहीं नए दिन की जो बातें होती हैं वो कल स्मृतियां बन जाती हैं। और अगर हम रेणु जी विचार करें तो पाएंगे कि हमारी अनगिनत यादें जो है वो हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं। वही जो अनुभव होते हैं यादों से हमारे जुड़े हुए, वो हमारे वर्तमान में हमें जो है बहुत ही संबल देते हैं, शक्ति प्रदान करती हैं वो यादें। और यही तो हमारे साथी कह रहे हैं कि हमें बहुत खुशी देते हैं, और जब हम खुश रहते हैं तो हम ताकतवर हो जाते हैं। बिल्कुल, और कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो खुशियों से भर देती हैं, और तो कभी वो दुख भी दे देती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं। देखो क्या होता है ना, अब दुख भरी थी तो आप ये सोच के खुश हो जाएं कि चलो वो तो बीत गया, है ना। तो और ऐसा नहीं है, दोनों ही हाल में हम खुश रह सकते हैं। बिल्कुल, और खट्टी मीठी मन को हंसाने वाली, गुदगुदाने वाली बातें जो होती है, जैसे कि आप कर रही हैं तो मुझे भी हंसी आ रही है। और हमारी स्मृतियों की तरह का भी एक अलग मनोविज्ञान होता है, और ये यादें जो है वो हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख अंग होती है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, ये सब हमारी जो दिमाग की क्रियाशीलता पर ही निर्भर करता है। या यूं कहें कि जो हम चाहते हैं उस हिसाब से होता है। हो सकता है हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को याद रखें, और हो सकता है हम सिर्फ अपनी जो खट्टी खट्टी बातें हैं वो याद रखें। ये निर्भर करता है हमारा व्यक्तित्व कैसा है। जैसे कि फला दोस्त कैसा दिखता है, क्या कैसा, सब चीज़ हम याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी मंजरी ये भी अनुभव है स्मृतियों की, अगर हम बात करें तो कैसे हम उस प्रभाव जो होता है वो ऐसा होता है कि बिल्कुल, मतलब हर चीज़ उस अपनी सहेली की याद आती है, कक्षा 6 में पढ़ी हुई, कि अच्छा वो ऐसे आती थी, वैसे आती थी, ऐसे बैठती थी, और टिफिन ऐसा लाती थी, हम उसके संग क्या हमने किया था, या खास किसी हमारी जो अध्यापिका थी उनके संग कुछ उसने अच्छी बात की, वो याद है, या कभी बहुत उटपटांग सवाल के, लेकिन उसका नाम नहीं याद आता। ये बात आपने बिल्कुल, जी, ये भी हो जाता है। और फिर वो चीज बड़ी मुश्किल भरी होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या नाम था, उलझ जाता है, और फिर समझ में नहीं आता क्या करें। और इसी तरह कई बार हमारी टीचर्स की हमें मतलब नाम याद रह जाएगा और शक्ल भूल जाएंगे, और अचानक मिल जाए, क्योंकि हम जब छोटे होते तब हमने उन्हें देखा होता। उम्र के साथ परिवर्तन होता है। हमारे साथी इसीलिए लिखकर भेज रहे हैं कि स्मृतियां हमेशा विस्तृत लगती हैं हमारे मन में। स्मृति की तो कभी कोई तस्वीर तो कभी बड़ी फिल्म की तरह चलती है, और स्मृति कोई सपना नहीं है, एक घट चुकी घटना है, और किसी क्षण को स्मृति बनते देर नहीं लगती है। बस अभी अभी हमने गंगूबाई हंगल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, अब वो हमारी स्मृति में है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। स्मृति अच्छी हो या बुरी हो सकती है, पर बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी है। ये लिखते हैं कि यहाँ कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं होता जनाब। लेकिन हाँ, एक बात है, मंजरी, डिलीट अपने आप बहुत सारी यादें हो जाती हैं। अगर इतनी ना हो तो हम जी नहीं सकते। बिल्कुल, आप खुद सोचिए कि हमें बस गिनी चुनी चीजें याद है जिसने कुछ छाप छोड़ी है, बिल्कुल ना। और इसी बारे में मनोवैज्ञानिक कहते हैं
तो जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि स्मृति से आशय अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव है और यही तो स्मृति है, वो कहते हैं। और हमारी स्मृति जो है वो कैसे काम करती है या फिर किसी चीज़ को हम कैसे याद रख पाते हैं, ये भी सब उन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि हम कितना आत्मचिंतन करते हैं, महसूस करते हैं। यानी हम अपनी यादों को बार बार अगर हम दोहराते रहते हैं अपने बीते दिनों को, तो वो हमें लंबे समय तक याद रह जाते हैं। और कुछ यादें हैं जो भुलाए नहीं भूलती, क्योंकि हम उसको उस अवस्था से तो बहुत दूर निकल आए होते हैं, लेकिन जैसे कि बचपन का जो वक्त होता है वो बेफिक्री से, मस्ती से और चंचल मन होता है उस समय, और शैतानियाँ भी बहुत सारी होती बचपन में, और दोस्तों के साथ खेलना कूदना। यानी उस वक्त हमें खुद की चिंता नहीं रहती थी, बल्कि हमारे माता पिता हमारी चिंता करते थे और हम वो खूब इंजॉय करते। तो आज के समय में वो सारी बातें हमें लौट कर वापस हमारी यादों से, स्मृतियों से वापस आती हैं, तो मन बड़ा खुश हो जाता है कि वो खुश होता है। बहुत मजेदार बात है। लेकिन जो हमने बीच में, तुमने जैसे मंजरी कहा ना कि हम कैसे याद रख पाते हैं चीजों को, इस विषय में हम अपने साथियों से कहना चाहते हैं कि हम कभी इस पर जरूर चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम ये तो हो गई सब चीजें कि हमें याद है नहीं है, जो अच्छी हैं वो याद रह गई, या कोई खास बात हो गई चाहे बुरी थी वो याद रह गई। लेकिन जो चीजें हम याद करना चाहते हैं, जैसे किसी का टेलीफोन नंबर, किसी का मकान नंबर, या किसी का घर, या किसी का नाम, तो उनको कैसे याद रखा जाए, इस पर हम एक बार सखी सहेली कार्यक्रम में जरूर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से। लेकिन फिलहाल हम स्मृतियों की बात कर रहे हैं। तो जो बचपन वाली बात तुमने कही, वो कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं। अक्सर कुछ जैसे घर में कुछ आते थे ना, चाचा चाची लोग या ताऊ ताई, उनके कुछ कुछ ऐसी बातें ना बड़ी मतलब ऐसी कोई आंटियां होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी, उनका पहनावा, ओढ़ावा, बोलने का तरीका, वो लगता था कि बस बड़े होंगे तो ऐसे ही बनेंगे, और वो हमेशा याद रह जाता है। बाकी कुछ याद हो या नहीं हो कि वो कहाँ से आती थी, क्या था, बस एक छाप छोड़ जाते हैं जी। और आपने जैसे ये बात की ना, तो ऐसे एक बार ये होता था कि जब हम स्कूलिंग मतलब पढ़ाई के तो समय में थे, तो कोई टीचर अपनी अच्छी लग गई जो बड़ा प्यार से बात करती थी, वो जो कपड़े पहनती थी, साड़ी पहनती थी, तो वो मन में बस जाती थी कि कभी हम बड़े होंगे और हम भी उस रंग की साड़ी पहनेंगे। तो ये सब चीजें बचपन में जो देखते हैं, किसी से आप प्रभावित हो गए कहना चाहिए, तो उसका प्रभाव का आपके जीवन में कहीं ना कहीं उस समय का प्रभाव जो होता है वो आपके जीवन में, आपकी यादों में आते ही और पड़ता भी है। पर नहीं आता, बल्कि हमें तो लगता है वो शायद कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन जाता है। कुछ अच्छी आदतें हम सीख भी लेते हैं और उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसके साथ साथ स्मृतियों की अगर हम बात करें, तो जुड़ाव सिर्फ स्मृति तक करवाना नहीं, बल्कि हमारे जैसे कि अगर हम सीमित नहीं रहता है, बल्कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, महान पुरुषों की गाथा, आज़ादी से प्रेम करने वाले लोगों की, मतलब सभी क्रांतिकारियों की बात करें, इन मिसालों को याद करना। अब जैसे गंगूबाई हंगलगी की बात उन्होंने बताया कि दादी उन्हें बताती थी अपने रोमांच की बातें, तो अब ये सारी चीजें हमारी धरोहर हो जाती हैं। बिल्कुल। या जैसे अभी हमने गंगूबाई जी की बात की, तो ये आज हमने थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा था, लेकिन आज हमने जब चर्चा की तो जाहिर है कि अब एक एक बात याद रह जाएगी, या उनका बचपन याद रह जाएगा, या उनकी दादी की बातें याद रह जाएंगी। तो ये चीजें हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा जो है वो हमारे लिए पूंजी हो जाती है, और ऐसे ही हमारी जो जानकारियों में इजाफा भी होता जाता है। बिल्कुल। और यही तो है एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारे लिए, हमारी जो स्मृतियां, हमारी जो किस्से कहानी हम सुनते हैं वो बहुत ही मददगार साबित होती हैं। और जैसे जो हमने पुस्तकें पढ़ी उनके बारे में बताएं, जो भी हमने अपने समय में पढ़ी हो वो बच्चों को बताएं। अपना समय हम कैसा व्यतीत करते थे, गर्मियों की छुट्टियां जो थी वो हम उस समय हम लोग क्या क्या करते थे, क्योंकि उस वक्त तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे कि हम कहीं घूमने जा पाए, तो सारा वक्त हम अपने आसपास के रिश्तेदारों में, अपने घर में बिताते थे और घर में ही खेलते कूदते मस्ती मारते थे। तो ये सारी यादें अपने बच्चों को बताएं। एक जनरेशन को, मतलब अपनी पीढ़ी को, अगली आने वाली पीढ़ी को अपने अनुभव देते जाएं किस्से कहानियों के द्वारा। या तो बच्चे बहुत नाराज हो जाएंगे, और या तो बच्चे कहेंगे कि बिल्कुल बेकार। हाँ, लेकिन उनको बताना चाहिए, भले वो नाराज हो, लेकिन जब बच्चे थोड़े से प्यारे से होते हैं ना, क्योंकि वो जब अच्छे मूड में होना रेनू जी, तब उनको बताना चाहिए। हम लोगों ने बड़ों का मूड देखा जी, अब हम लोग बच्चों का भी मूड देखें। चलो ठीक है, देखना ही पड़ता है ना। तो बच्चे हमारे साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान के मस्तिष्क में ईश्वर ने जो दिमाग, मतलब इसको इन्होंने दिया है, अगर हम वर्तमान उसमें भाषा बात करें तो कंप्यूटर बनाया है जो हमें हर पल सूचित करता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसमें कई भूतकाल या वर्तमान की सारी नित्य कर्म की यादें संग्रहित होती हैं। उसे स्मृति कहते हैं, जिससे कोई पूर्व घटित बनी बात याद करने से उनसे जुड़ी यादों की फाइल खुलती जाती है और उसमें विविध भारती पर सखी सहेली
और सभी प्रोग्राम की यादें भी शामिल होती हैं। बिल्कुल, और जो हमारे श्रोता अच्छी अच्छी बात लिखते हैं वो भी हमारी यादों में बस जाती है ना। बहुत सुंदर बात और ये क्या है कि जो स्मृतियां हैं वो हमें कहीं ना कहीं सीख तो देती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है, बल्कि हमेशा ही होता है कि हम फला समय क्या कपड़े पहन के गए थे, अब अच्छे नहीं लग रहे, हम आज के चाल चलन के लेंगे, ऐसी बातें भी आती हैं अपने दिमाग में। तो क्या होता है कि हम कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब हम करें क्या, क्योंकि भाई आय के साधन, आय कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। तो हमारी जो स्मृतियाँ वो हमें मतलब एक आपको ठहराव देती हैं आपके दिमाग में कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाए, यानी किसी से सबक देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, या हमारी सीमा रेखा कहाँ तक है। बिल्कुल। और जो हम मतलब हमें किसी की प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहें, ये हमारी स्थितियाँ, हमारी जो स्मृतियाँ हैं वो बताती हैं। लेकिन फिलहाल हम ये एक और काम कर सकते हैं कि गाना सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं
आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं। जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। भाई ये गुणों की खान है सेपू, पता है? बताइए। और पेरूम जी कम भी बहुत बढ़िया चीज है। वैसे तो मुख शुद्धि के लिए है, लेकिन मतलब इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे तो। बिल्कुल, जब आप रख दीजिए सामने तो लगेगा बस खाते रहो है ना। और ये जो है सौंफ जो है वो मसालों के रूप में और भोजन के बाद इसके खाने की इच्छा बहुत होती है। और मसालों में तो मोटी वाली सौंफ का उपयोग किया जाता है, और जो महीन सौंफ होती है हरे हरे रंग की, वो खाने के बाद खाई जाती है। और सौंफ को जो है वो मसालों की रानी, और भाई पान की जान भी उसे कहा गया है। और सौंफ जो है रंगीन मीठी चीनी यानी पर्त वाली, जब कहीं हम जाते ना रेस्टोरेंट वगैरह में तो सामने आती है, तो बच्चे हम भी नहीं रुक पाते हैं। क्यों रुकेंगे भाई? चीज ही ऐसी है। और ऐसा नहीं है केवल मुख शुद्धि के लिए ही बहुत अच्छा काम करती है, बल्कि हमारी साथी लिख रही हैं कि व्यंजन बनाते समय मैं इसका प्रयोग करती हूँ। पराठे, नमकीन, अचार में, मीठे शक्करपारे में, कुछ मसाले वाली सब्जियों में, और ये डालते हैं। और पाचक होने के साथ साथ गुणकारी भी है। पर हमारी दादी कहती थी कि ज्यादा खाने से कब्ज की शिकायत होती है। वैसे भी अति किसी भी बात की बुरी होती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, लेकिन अगर हम सही मात्रा में खाते हैं तो चूंकि इसमें रेशे बहुत हैं तो ये हमारा पाचन ठीक भी करती है, बल्कि कब्ज कम करती है। बिल्कुल। और सौंफ का जो पौधा होता है वो पतली पतली कोमल पत्तियों वाला होता है, और गुच्छे के रूप में सौंफ लगती है। और सौंफ के बीजों से एक प्रकार का ओलेटाइल तेल निकाला जाता है। और सौंफ के दाने बड़े और छोटे दोनों आकार के होते हैं, और सुगंध से तो भरे होते ही हैं। और सौंफ के कई वैज्ञानिक जो नाम, लेकिन ऐसे है कि उसके पहले हम ये बता दें कि हमने तो अपने खेत के उसमें कोने में 4-5 बीज डाल देते हैं,
और उसमें बहुत सारे सौंफ मिल जाते हैं और बाजार से हमें सौंफ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, ये हमारे साथी लेकर भेज रहे हैं। उन्हें तो बड़ा मजा आ जाता होगा। अरे सुनकर अच्छा लगा है बिल्कुल। और जो सौंफ की बात कर रहे थे कि सौंफ का वैज्ञानिक नाम क्या बता रही थी? फोएनिकुलम वुल्गारे है इसका नाम, और मराठी में इसे बड़ी सेपू, संस्कृत में शत पुष्प छत्रा शाले मधुरिका के नाम से जाना जाता है, और गुजराती में वड़ियाली कहा जाता है, तेलुगु में विसोपू कहा जाता है, तमिल में सोम्बू कहा जाता है, और बंगला में मोहरी या मौरी, और मलयालम में पेरुम जीकम के नाम से इसे जाना जाता है, और अंग्रेजी में तो फेनल सीड, बीटर फेनल सीड कहते हैं। और ये गाजर परिवार का एक फूल पौधे पत्ती वाली प्रजाति का पौधा है, और इसमें पीले फूल और पंखदार पत्तियां इसकी होती हैं, और गुच्छे में तो ये लगते ही जैसे हमारे श्रोता ने बताया ही है। और कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसको कि हमारे पाचन में बहुत फायदा होता है। और सौंफ पाचन के लिए तो अच्छी होती है, आंखों के लिए, याददाश्त के लिए बहुत अच्छी होती है, शरीर की गर्मी शांत करती है, और पेट दर्द और अपच, मरोड़, बुखार, पेट फूलना, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और मुख की बदबू दूर करने में भी ये काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। इसके अलावा जो होता है वो सौंफ का उपयोग अचार में, भरवा करेले में मुख्य रूप से किया जाता है रेणु जी, और बहुत ही ये गुणकारी पौधा है। शरबत भी इसका गर्मियों में पीते हैं लोग, और जहाँ हाजमा तंदुरुस्त होता है वहीं यहाँ विटामिन भी मिलते हैं। शक्कर के साथ मिलाकर खाया जाए तो जायकेदार भी हो जाता है, माउथ फ्रेशनर का काम करती है। हमारे साथी बहुत सारी बातें इन्होंने आज हमारे बहुत सारे साथियों ने मंजरी स्मृति पर भी लिखा है, और उतना ही ये लोग इस पर भी लिख रहे हैं। सौंफ के बारे में बड़ा अच्छा लगा। तो रेणु जी सभी हमारे जो साथी हैं उनको हम धन्यवाद शुक्रिया तो कही देते हैं कि उन्होंने बड़ी रुचि से हमारा प्रोग्राम रोज ही सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं और कमेंट्स भी लिखते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम बता देते हैं कि सौंफ जो है ये जो है इसके पूरा जो पौधा होता है रेणु जी, ये पूरा ही पौधा उपयोग में हो जाता है, और आयुर्वेद में इसका उपयोग कई प्रकार के रोगों में किया जाता है। और हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, फोलेट और फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। और तो इन सारी चीज़ों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। सौंफ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ों की बात फिर वही है ना कि एक सीमित मात्रा में। जी बिल्कुल। और जो है सौंफ जो है वो आप अपने गमले गार्डन में लगा सकते हैं। हाँ, किसमें? गमले और गार्डन में भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि लोगों ने बताया ना कि शक्करपारे में आदि में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां जैसे कि अगर इन्होंने बताया कि भरवा करेला, लेकिन इसके साथ अगर आप सादा करेला भी बना रहे हैं तो हम तो उसको सीधे केवल सौंफ से भी छौंक देते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और जो बाकी सब्जियां हैं उसमें बहुत सारी, जिसमें हम लोग 5 फोरन डालते हैं, कद्दू है कोहड़ा जैसा पीला वाला है, उसमें भी सौंफ ज़रूर डालते हैं। बैंगन भरवा बनाते हैं उसमें सौंफ ज़रूर डालते हैं। तो जो भी जिसमें कि ज़्यादा बादी वाली जो सब्जियां होती हैं उसमें ख़ास तौर से सौंफ ज़्यादा डाला जाता है ताकि हमारे जो पाचन में सहायक हो। बिल्कुल। और सौंफ के तो भाई अनेक बहुत सारे गुणकारी बातें तो हम लोगों ने बहुत सारी कर ली रेणु जी। और लेकिन ऐसा है कि इसके साथ साथ जो आजकल का समय है, एक बार फिर हम अपने साथियों से यही कहना चाहेंगे कि वो तो वैसे कहेंगे कि हम बहुत कोरोना हो गया, लेकिन फिर भी एहतियात रखें। और बल्कि यूं कहें मंजरी की अपनी पाचन शक्ति की बात के साथ साथ अपने सेहत की जब बात आती है तो आजकल खास तौर से ये आदत ही बना लें कि जरूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइजर से साफ करें या साबुन से कम 20 सेकंड तक, झाग लगा हुआ साबुन हो तब तक धोएं उसको। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ अपने जो हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं उनकी सफाई पर भी ध्यान रखें, जूते चप्पल आप बाहर उतारें। तो ये बहुत सारी बातें, सावधानियां ही हमें रखनी चाहिए आज के समय में। चाहिए, बल्कि आदत बना लें अपनी, कम से कम चीज़ों को लेकर बाहर जाएं। कोशिश करें कि कपड़े के थैले लेकर जाएं, उनको लाकर घर में लाते धो दें, या चाबी आदि है उनको बिल्कुल अलग रखें और इस तरह से ख्याल रखें। लेकिन हम भी समय का ख्याल रखते हैं और अब सखी सहेली कार्यक्रम समेटने की कोशिश करते हैं और सखियों से लेते हैं इजाजत। तो रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।